दोस्तों, इस साल यानी कि 2020 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है जॉइंटली जेनिफर डोडूना और इमानुएला शार्पेंटियर को। इमानुएला शार्पेंटियर मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साइंस ऑफ पैथोजेंस यूनिट्स के डायरेक्टर है और जेनिफर डोडूना यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के प्रोफेसर है। जीनोम एडिटिंग मेथड डेवलप करने के लिए इन दोनों साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिला है। दोस्तों, ये जो जीनोम एडिटिंग का जो मेथड है उसका साइंटिफिक नाम है CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर। दोस्तों, जनरली नोबेल प्राइज के हिस्ट्री को हम लोग अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि जनरली कोई भी बड़ा आविष्कार के कम से कम 20 या 30 साल बाद ही उस काम के ऊपर नोबेल मिलता है। लेकिन ये जो जीनोम एडिटिंग मेथड है वो पहली बार पब्लिश हुआ था साल 2011 में और उसके सिर्फ 9 साल के अंदर ही इस काम का इतना प्रयोग हुआ क्लिनिकल फील्ड में कि उसको मद्देनज़र रखते हुए नोबेल कमेटी ने ये अवार्ड डिक्लेयर किया। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इस काम का महत्व कितना ज़्यादा होने वाला है आने वाले दिनों में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि ये जीनोम एडिटिंग टेक्निक वास्तव में क्या है और कैसे काम करते हैं। दोस्तों, जीनोम एडिटिंग के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जीन्स असल में क्या होता है। दोस्तों, जीन्स एक बाइनरी कोड की तरह होता है। बाइनरी कोड के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इंफॉर्मेशन रहता है। ये इंफॉर्मेशन रहता है इस बाइनरी कोड के माध्यम से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक उसी तरह जीन्स के अंदर भी कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इंफॉर्मेशन रहता है, लेकिन यहाँ पे जो कोड रहते हैं उस फंक्शन के लिए वो न्यूक्लियोटाइड के माध्यम से होता है। जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 मिलके ये जीनोम कोड बनाता है, ठीक जैसे 1 और 0 मिलके बाइनरी कोड बनाता है। जीन्स हमारी हेरिडिटी का बेसिक मॉलिक्यूलर यूनिट होता है। हमारा स्किन कलर, आँखों का रंग या बालों का रंग, ये सब कुछ डिसाइड होता है इस जेनेटिक कोड से। और ये जो जेनेटिक कोड होता है ये एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन अगर हम केमिकली ये जीन्स क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे ये जो जीन्स है वो डीएनए नाम की एक बड़ा मॉलिक्यूल के एक हिस्सा है, जिसमें ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स है ये कुछ सीक्वेंस में रह के एक कोड जैसा बनाता है, जो कि कुछ फंक्शन को संपन्न करने के लिए होता है। ये फंक्शन कई तरह के हो सकता है, जैसे कि कैसे कोई प्रोटीन को बनाया जाए या कौन कौन सा प्रोटीन बनाया जाए इत्यादि। ये सब प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि हमारे सेल के अंदर कहाँ पे ये जीन्स रहते हैं। हमारे शरीर में कई अनगिनत सेल्स या कोशिकाएं रहते हैं, जिसके अंदर रहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए नाम के एक मॉलिक्यूल होता है। ये डीएनए 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। पहला न्यूक्लियोबेस या नाइट्रोजन बेस्ड बेस, जो कि 4 तरह के होता है, जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, जिसको संक्षेप में A, T, G और C ये 4 लेटर से डिफाइन किया जाता है। न्यूक्लियोबेस के अलावा भी डीएनए में रहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स। तो दोस्तों, ये 3 पोर्शन यानी कि न्यूक्लियोबेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स मिलके बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कि कोई भी फंक्शन को डिक्टेट करता है उसे कहते हैं जीन्स। तो जीन्स एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इस जीनोम एडिटिंग के बारे में। साल 2011 में 2 साइंटिस्ट जेनिफर डोडूना और इमानुएला शार्पेंटियर मिलके एक नई तकनीक का आविष्कार किया, जिसको हम लोग कहते हैं जीनोम एडिटिंग। इस तकनीक का साइंटिफिक नाम है CRISPR-Cas9। ये CRISPR टेक्नोलॉजी के बदौलत साइंटिस्ट सेल्स के अंदर जो डीएनए रहते हैं उसमें परिवर्तन करके काफ़ी सारे जेनेटिक डिजीज़ का इलाज कर सकते हैं। मज़े की बात यह है दोस्तों, ये जो CRISPR टेक्नोलॉजी है ये एक बेसिक प्रोजेक्ट से आविष्कार हुआ है। उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये जानना था कि कैसे कुछ बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन से लड़ते हैं। बैक्टीरिया को बहुत सारे वायरस के खिलाफ लड़ाई करके जिंदा रहना पड़ता है।
एक वायरल इन्फेक्शन टाइम बॉम्ब की तरह होता है। अगर काफ़ी कम समय के अंदर इसके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए तो ये काफ़ी खतरनाक आकार धारण कर सकता है। बैक्टीरिया के पास इस टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए चंद मिनट ही रहता है, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए काफ़ी सारे बैक्टीरिया के सेल के अंदर पहले से ही एक इम्यून सिस्टम मौजूद रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्पर सिस्टम। ये सिस्टम इस वायरल डीएनए का पहचान करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इस क्रिस्पर सिस्टम का एक पार्ट है Cas9 नाम का एक प्रोटीन। ये प्रोटीन उस वायरल डीएनए को आसानी से काट के अलग कर सकता है। तो ये जो प्रोटीन है वो एक कैंची जैसा काम करता है। तो जेनिफर डोडोना और इमानुएला शार्पेंटियर, इनका जो ग्रुप है उसका मूल उद्देश्य था कि इस प्रोटीन के बारे में अच्छे से अध्ययन करके ये कैसे काम करते हैं ये जानना। उस रिसर्च से ये पता चला कि इस Cas9 प्रोटीन के फंक्शन को जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमारे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के बदौलत साइंटिस्ट डीएनए का कुछ खास हिस्से को काट के कोई और हिस्से से उसे बदल सकते हैं, और ये जो प्रक्रिया है उसे काफ़ी बारीकियों से किया जा सकता है इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बदौलत। इस तकनीक के द्वारा ऐसा बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं जो कि अतीत में कभी करना असंभव था। ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये आज के टाइम पे ऑलरेडी चूहा और बंदरों के ऊपर प्रयोग किया जा चुका है, जिससे उसके सेल्स के अंदर डीएनए में बदलाव किया जा सके। कुछ चाइनीज साइंटिस्ट ने तो ये भी दिखाया है कि इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंसान भ्रूण या एम्ब्रायो के जीन्स में भी बदलाव कर सकते हैं। फिलाडेल्फिया के कुछ साइंटिस्ट ने ये दिखाया कि इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जानलेवा HIV वायरस के डीएनए को काट के निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि इस जीनोम एडिटिंग तकनीक कितने सारे बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इसका बहुत सारे मिसयूज़ भी हो सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंसान के भ्रूण में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आखिर कैसे काम करते हैं। जब वायरस कोई सेल पर अटैक करता है तब वो अपना डीएनए उस सेल में इंजेक्ट करता है, और बैक्टीरिया के अंदर जो क्रिस्पर सिस्टम होता है वो उस डीएनए को आइडेंटिफाई करके उसे वहाँ से निकाल के और उसका कुछ हिस्सा बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए में इंसर्ट कर देता है। और वो डीएनए का जो हिस्सा है वो जिस साइट या जगह में इंसर्ट किया जाता है उसे कहते हैं क्रिस्पर। इस क्रिस्पर वर्ड का पूरा एब्रिविएशन है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे बैक्टीरिया अपने पास एक रिकॉर्ड रखता है कि समय के साथ साथ वो कौन सा वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो वो बैक्टीरिया का सेल एक जनरेशन के लिए नहीं बल्कि काफ़ी सारे जनरेशन के लिए उस वायरस से प्रोटेक्टेड रहता है। तो इस क्रिस्पर लोकस को एक तरह का जेनेटिक वैक्सीनेशन कार्ड भी कहा जा सकता है। वो डीएनए के हिस्से को जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंसर्ट किया जाता है तो जो सेल है वो एक मॉलिक्यूल का कॉपी बनाता है जिसे हम लोग आरएनए कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं उस आरएनए को ऑरेंज कलर में, और जो डीएनए है वो ब्लू कलर में है। ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो उस वायरल डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी होता है। आरएनए को डीएनए का केमिकल कजिन भी कहा जाता है। ये आरएनए वो सब डीएनए के साथ इंटरेक्शन करता है जिसका सीक्वेंस मैच करता है उस आरएनए के केमिकल सीक्वेंस के साथ। तो इस क्रिस्पर लोकस में स्थित वो आरएनए एक प्रोटीन के साथ बाइंड करता है जिसका नाम Cas9, जिसका कलर व्हाइट है इस पिक्चर में। तो ये आरएनए और Cas9 प्रोटीन मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि उस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक तरह के गार्ड का काम करता है। इसका काम है कि हर वक्त सभी डीएनए को स्कैन करते रहते हैं उस साइट को ढूंढने के लिए जो कि इस प्रोटीन के साथ बाउंड आरएनए के सीक्वेंस के साथ मैच करता हो, और जब वैसा साइट मिल जाता है तब ये कॉम्प्लेक्स उस डीएनए के साथ जुड़ जाता है
जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये प्रोटीन Cas9 और RNA से बना ये कॉम्प्लेक्स उस DNA के साथ जुड़ गया। उसके बाद ये Cas9 एक क्लीवर या कैंची की तरह काम करते हैं जो कि उस वायरल DNA को काट देता है। ये जो काटिंग प्रोसेस है वो काफ़ी प्रिसाइज होता है। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि जो Cas9 और RNA मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है वो एक सीजर या कैंची की तरह काम करते हैं जो कि बहुत ही प्रिसाइसली वो वायरल DNA को काटते हैं और उसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रोग्रामेबल है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसे इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि कुछ पर्टिकुलर DNA सीक्वेंस को ही ये शनाख्त कर सके और उस DNA के साइट को ब्रेक कर सके। बैक्टीरिया के इस एक्टिविटी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जीनोम इंजीनियरिंग के लिए, जिससे सेल के अंदर जो DNA रहते हैं उसमें बहुत ही प्रिसाइज चेंज किया जा सके जिस जगह पे ये DNA को ब्रेक किया गया है। इसे दोस्तों ठीक उसी तरह का रिपेयर प्रोसेस आप लोग समझ सकते हैं जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग कोई वर्ड गलत टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसे ठीक कर देता है। दोस्तों हमारा जो सेल है वो टूटे हुए DNA को डिटेक्ट कर सकता है और उसे रिपेयर भी करने में सक्षम है। तो इस डबल स्ट्रैंडेड DNA में जब कोई ब्रेक होता है तो सेल उसको रिपेयर कर देता है। ये रिपेयरिंग दो तरीके से हो सकता है। एक तो उस दो टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ के रिपेयर हो सकता है, जिसमें उस टूटे हुए DNA के पोजीशन पे बहुत ही सामान्य सीक्वेंस का चेंज करना पड़ता है जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस का साइंटिफिक नाम है डिसरप्शन। और दूसरा जो तरीका है उसमें उस दो टूटे हुए हिस्से के बीच में बाहर से कोई DNA का पोर्शन लेके उस काट या ब्रेक को रिपेयर किया जाता है। इस प्रोसेस को इनकॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। दोस्तों इसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आपके कपड़े फट जाती है तो उसे दो तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके कपड़े ज़्यादा फटी नहीं है तो उस फटी हुई हिस्से को एक साथ लेके स्टिच कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया डिसरप्शन। और अगर कपड़ा ज़्यादा फट गया तो बाहर से कोई और छोटा कपड़े का हिस्सा लेके उसको वहाँ पे स्टिच कर देते हैं वो दो टूटे हुए हिस्से के साथ। ये प्रोसेस हो गया इनकॉर्पोरेशन। ठीक इसी तरह हमारा सेल हमारे अंदर टूटे हुए DNA का मरम्मत करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग हमारे सेल के अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है उसकी कुछ पर्टिकुलर लोकेशन को प्रिसाइसली ब्रेक कर सके तो हम उस सेल को उस टूटे हुए हिस्से को रिपेयर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये रिपेयर या तो डिसरप्शन प्रोसेस या इनकॉर्पोरेशन से संपन्न होगा, क्योंकि इस इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में सेल कोई बाहर का DNA का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रोसेस में कुछ नया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उस DNA के अंदर ऐड हो जाता है। दोस्तों ये जो जीनोम इंजीनियरिंग है ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। साल 1970 से ही ये डेवलप हुए जा रही है, लेकिन पहले का जितना भी टेक्नोलॉजी था वो उतना एफिशिएंट नहीं था या फिर उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये सिंपल है और उसके साथ साथ बहुत ही प्रिसाइज है। इस वक्त इस टेक्निक का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे ह्यूमन डिजीज़ को क्योर करने का काम चल रहा है और उसके लिए साइंटिस्ट चूहे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस चूहे का ब्लैक कलर के लिए जो DNA रिस्पॉन्सिबल था उसमें एक छोटा सा डिसरप्शन क्रिएट किया गया था इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर और वाइट कलर का चूहे हैं, उनके अंदर सिर्फ एक DNA में बहुत ही छोटा सा फ़र्क है जो कि क्रिएट किया गया था लेबोरेटरी में इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से हम लोग कोई जीन्स में जिस जगह में बदलाव चाहते हैं ठीक उसी जगह में कर सकते हैं। ये इतना प्रिसाइज टेक्निक है। तो दोस्तों भविष्य में इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का काफ़ी सारे क्लिनिकल एप्लीकेशन होगा जो कि काफ़ी सारे जेनेटिक बीमारियों को दूर करने में बहुत मददगार साबित होगा। दोस्तों ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी हमारे काफ़ी सारे क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी काम में आ सकते हैं।
जैसे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोन होना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ना होना, या फिर जो सब प्रॉपर्टी हम हमारे अंदर चाहते हैं, जैसे कि तरह तरह के आई कलर या लंबा होना इत्यादि। इस तरह के चीज़ों को हम लोग डिज़ाइनर ह्यूमन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी भी साइंटिस्ट को ये पता नहीं है कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम कभी भी ये सब जीन्स के बारे में जान सकेंगे तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल केम्बायसिस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।